नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। दोस्तों, यूँ तो हम भली भांति जानते हैं कि भारत एक डाइवर्स कल्चर्स का बहुत सुंदर मिक्सचर है। लेकिन क्या आपको पता है कि 9th सेंचुरी में जब उत्तर भारत में पाल, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूट्स के बीच चले संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से जूझते हुए कमजोर उत्तर भारत हो गया था, उसी समय एक इसी तरह का स्ट्रगल 3 डायनेस्टीज के बीच, पल्लव, पांड्याज और चोल्स के बीच भी चल रहा था, in which the Chols emerged the victorious. Yes, friends, the Chol Empire arose in the 9th century by capturing the Pallava subordinates, Muttiars family ruling the Kaveri Delta. दोस्तों, Vijayala Chol had captured the Kaveri Delta region from the Muttiars in the middle of the 9th century. Vijayala Chol founded the Chol dynasty and he ruled from 846 AD to 871 AD. तो दोस्तों, आज हम समझेंगे चोला रूलर के 450 साल के अंतर्गत उन राजाओं ने किस तरह से अपनी नेवल सुप्रीमेसी के बल पर पूरे दक्षिण भारत ही नहीं, कावेरी डेल्टा ही नहीं, बल्कि अपने आप को पूरे इंडियन ओशियन में नंबर 1 ताकत बना दिया था। Yes friends, the Cholas developed a powerful navy which helped them to develop their trade in the Indian Ocean and as well as control Sri Lanka, Maldives and this complete region. दोस्तों, वैसे चोलाज का इतिहास काफी पुराना है। 300 BC के आसपास भी कावेरी डेल्टा में चोलाज अर्ली चोला जिनको इतिहासकार बोलते हैं, उनका आधिपत्य रहा। अब उनका ये वाले चोलाज से कोई लिंक है या नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतिहासकार ही एक मत नहीं है इस बारे में। और आज हम अर्ली चोलाज के बारे में, यानी कि 300 BC के आसपास जो चोलाज हुए, यहाँ पर उनकी आज हम बात भी नहीं कर रहे, और वो आपके 7th के सिलेबस में तो है भी नहीं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेडिवल टाइम के चोलाज, चोला एम्पायर, जिन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर इस पूरे एरिया में, यही नहीं, ये श्रीलंका, मालदीव्स और यही नहीं,
राजेंद्र चोल के समय में तो ये रीजन्स भी युद्ध करके जीत लिए। वो दूसरी बात है कि उन्होंने यहाँ पर चोला एम्पायर को स्टेब्लिश नहीं किया, बल्कि कुछ लोग कहते केवल ट्रेड के लिए उन्होंने ऐसा किया था। वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम चोला एम्पायर के बारे में 850 के आसपास जिसकी शुरुआत हुई, 9th सेंचुरी के मिड में जिसकी शुरुआत हुई, हम अपने आप को उन्हीं चोलाज के लगभग 450 साल के इतिहास तक लिमिटेड रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चोल डायनेस्टी के फाउंडर विजयला की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो उन पल्लवाज को हराते हैं जिन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया। ये पुलकेशिन आपको याद होगा, वो राजा हर्षवर्धन को हराने वाले पुलकेशिन, उनको हराते हैं, पुलकेशिन को हराते हैं पल्लवाज, और उस पल्लव डायनेस्टी को हराते हैं चोल डायनेस्टी के फाउंडर विजयला। और यही नहीं, फिर पांड्याज को हरा के तो वो तंजावुर को छीन लेते हैं, और ये तंजावुर को बना लेते हैं अपनी कैपिटल। दोस्तों, दे कैप्चर्ड and annexed the Pandyans and Pallavas territories. As you know, the Pallavas were to the north and the Pandyans were to the south of the Chols. Rajaraja I and Rajendra Chol are considered as the most powerful ruler. Rajaraja I also reorganized the administration of the empire, and Rajendra Chol first continued his policies and raided the Ganga Valley, Sri Lanka and the countries of Southeast Asia. दोस्तों, पूरे इंडियन ओशियन रीजन को डोमिनेट करने का मुख्य कारण रहा इनकी नेवल पावर, जहां एक तरफ प्रांतक एक ने राष्ट्रकूट्स को हराया और नॉर्दर्न एरियाज में इनका जो बॉर्डर था वो लगभग यहां तक, वहीं पर मालदीव्स, श्रीलंका और मलाया पेनिनसुला तक राजेंद्र चोल फर्स्ट ने श्रीविजय को भी हरा दिया था। हालांकि उन्होंने उन पे ट्रेड कंट्रोल ही रखा, वहां पे अपने राज्य की स्थापना नहीं करी। और यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर राजेंद्र चोल को अपना राज्य स्थापित यहाँ नहीं करना था तो फिर इतना एक्सपेंसिव जीत के लिए एक्सपीडिशन चलाना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता थी। लेकिन देखिए, उन दिनों के ट्रेड को समझने की कोशिश कीजिए और उन दिनों के गिल्ड प्रेशर को अगर हम समझें तो हमारी समझ में आएगा कि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने इस पूरे एरिया पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। दोस्तों, some distinction from the North Indian style. They placed the temples in an enclosed courtyard. The temples also had huge gateways called gopurams. The image of the deity was placed inside the sanctorum. The best example of these temples are at Tanjavur and Gangaikonda Cholpuram. दोस्तों,
तंजावुर का जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो तो राजा राजा फर्स्ट ने बनाया, लेकिन उसके 25 साल बाद एक और बृहदेश्वर टेम्पल गंगाईकोंडा चोलपुरम में बहुत ही शानो शौकत के साथ उनके बेटे राजेंद्र चोल ने जब बनाया, तो आपको पता है वो एक विक्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक्सटेंशन फर्दर करके और गंगा को टच कर दिया, और यहां तक का एरिया जब उन्होंने जीत लिया गंगा को भी टच कर दिया। इसी वजह से उनको गंगाईकोंडा नाम दिया गया, गंगाईकोंडा। और ये गंगाईकोंडा गंगा तक के एरिया को जीतने की खुशी में एक नया शहर बनाया, गंगाईकोंडा चोलपुरम, और उसमें उन्होंने एक और बृहदेश्वर टेम्पल बनाया। दोस्तों, both these temples, the Brihadeshwar temple at Tanjavur and the Brihadeshwar temple at Gangaikonda Cholpuram, are the architectural marvels. The Cholas are also best known for their metal images and stone sculptures. हम आपको दिखाना चाहते हैं द इमेज ऑफ Nataraj belonging to the Chola period. You can just see the image of Nataraj carved in bronze under the Chol dynasty. It has been found and kept there. It belongs to the 10th century AD. The Chol Nataraj is often said to be the supreme statement of Hindu art. The temples were cultural centers and the centers of craft production. They were given Devdan. Devdan, do you know? Land grants by the members of the royal family to the हाँ, एग्रीकल्चर और ट्रेड ही मेन रीजन थे उनकी प्रोस्पेरिटी के। देखिए चोल इतने प्रोस्परस क्यों थे? बिकॉज ऑफ द ट्रेड। आप याद कीजिए, उन्होंने मलाया पेनिनसुलर रीजन को जीतने के बावजूद भी दे डिड नॉट स्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर, दे जस्ट स्टेब्लिश्ड their links, their supremacy, their control for the trade. कुछ लोग तो पता है इनको इसी वजह से इंपीरियल चोलाज कहते हैं। इंपीरियल, देखिए इंपीरियल, हम मॉडर्न जो हिस्टोरियंस हैं वो उन लोगों को कहते हैं वो जो यूरोप से आए थे हमारे यहाँ व्यापार करने और हमारे रिसोर्सेज को लूट कर ले जाते थे यूरोप में, खासकर ब्रिटिशर्स, डच, पोर्तुगीज, फ्रांसीसी। लेकिन इनको भी इंपीरियल कहा गया क्योंकि इन्होंने भी श्रीलंका में, मालदीव्स में और ये मलाया जो पेनिनसुलर रीजन है इसमें इन्होंने अपना डोमिनेशन किया और उनकी रिसोर्सेज का यूज किया, अपने यहाँ लाके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया। राइट? ये 1270s के आसपास जब श्रीलंका में सिनेली ज्यादा पावरफुल हो गए, then they defeated these people and then they had to leave श्रीलंका। और उसके बाद ही ट्रेड में इधर से थोड़ी सी कमी आई, वरना तो लगभग 450 years तक the Cholas dominated this whole region and that was the reason they were so powerful and their prosperity certainly owed to trade on one side and agriculture of course। एग्रीकल्चर की वजह से ही
उन्होंने बहुत बढ़िया इरिगेशन सिस्टम यहां पर बनाया। अब इन लोगों का इरिगेशन सिस्टम आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। दोस्तों, अगर आप चोला किंगडम के मैप को ध्यान से देखो तो यू विल नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ध्यान से देखिए, रिवर कावेरी को बहुत सारी ब्रांचेज इसकी हो जाती हैं, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। हाँ, यही वो चैनल्स थे। दे रिन्यूड द सॉइल्स of vast flood plains year after year। इससे यहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टाइल हो जाया करती दोस्तों, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इसीलिए बार बार होने के बाद और चोल किंगडम की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसमें एग्रीकल्चर ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। A variety of methods to irrigate the fields were put to practice. These include canals in the delta region, wells in some areas, and tanks in others. These irrigation works required planning, organized labor and resources, maintenance of work, and decisions on sharing of water. There were associations, officers appointed by the rulers and leaders of the people living in the area who look an active interest in these areas. दोस्तों, क्या आप जानते हो कि चोला पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है, और गांधी का जो ग्राम स्वराज का एक सपना था, सेल्फ गवर्नेंस ऑफ द विलेजेस, ये चोला पीरियड में हकीकत था। क्या आपको ये बात पता है? क्या आपने उर और सभा के बारे में सुना है? हाँ, देखिए, उर जो है ना, वो villages governed by local assemblies, यानी कि उर में सभी जातियों के लोग हुआ करते। ये बात ध्यान देने वाली है। हालांकि सभा में केवल ये उन्हीं गांव की सभा थी जहां पर ब्राह्मणों को लैंड दी गई थी। समझ गए आप? उर और सभा में अंतर पता चला आपको? दोस्तों, अंडर द चोल रूल द विलेजेस वर मेड सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। These administrative units were also known as कुर्रम, नाडू और कोटम। गांव को कुर्रम, नाडू या कोटम अगर बोला जाता था तो तीन नाम कैसे थे? This depended on the size of the village. A number of कुर्रम constituted a वलनाडु। ठीक है, गांव का जो समूह हो जाता था उस समूह को बोलते थे वलनाडु, और नाडू कहो या कुर्रम कहो या कोटम कहो, ये तो गांव का ही नाम हुआ करता। इस तरह से चोल ने बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज किया था गांव को, अपने टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम को और जस्टिस को, और इसीलिए तो उस समय को गोल्डन एज कहा जाता है दोस्तों। द रिच पीजेंट्स ऑफ द वला कास्ट exercised control over the affairs of the Nadu. It comprised many villages. A Nadu was directly under the supervision of the central government. नाडू को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक डिस्ट्रिक्ट, समझ में आया? और रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू
क्योंकि खेती और ट्रेड ये दोनों बहुत ही प्रोस्परस थे उस समय। सो प्रोडक्टिव कल्टिवेटेड लैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा राजा constituted a major source of land revenue for the upkeep of the Chola मंडलम। और इस तरह से आपने देखा कि कितना सुंदर टैक्सेस का हिसाब लोगों के ऊपर किया गया था। द मोस्ट कॉमन टैक्स वॉज वेटी, taken in the form of forced labor and kandamai, land revenue जिसको बोलते हैं। Taxes were also levied on thatching a house, use of ladder to climb palm trees and succession of families। दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर के कि जो पाम लीव्स होते हैं ना, पाम लीव्स को चोल किंगडम में राजाओं ने रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज किया। तो दोस्तों आज हमने अच्छे से समझा कि किस प्रकार विजयला से आरंभ होकर के हमने धीरे धीरे राजा राजा फर्स्ट और राजेंद्र चोल के समय पे देखा कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्रकूट्स को, पाल को ही तो हराने के बाद जब वो गंगा वैली तक पहुंच गए तो उनका नाम पड़ा गंगाईकोंडा। और वो शहर, नया शहर बनाया जो 250 साल तक फिर उनकी कैपिटल रहा, गंगाईकोंडा चोलपुरम। और वहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी की तरह से ही बृहदेश्वर टेम्पल वहाँ भी बनाया। उनके पिताजी ने कहाँ बनाया था? हाँ, तंजावुर में। ठीक है, तो अब गर्मी की छुट्टियों में आप घूमने जाइए, देखिए द्रविडियन स्टाइल में क्या आर्किटेक्चर का मार्वेल है ये दोनों मंदिर। और दोस्तों फिर हमने आगे ये भी देखा कि पूरे इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है, इंडियन ओशियन का जो पार्ट है साउथ की तरफ, वो पूरा किस तरह से इन्होंने डोमिनेट किया। और इसी तरह से इनको फिर जाना गया इंपीरियल चोलाज के नाम से। इन्होंने ट्रेड और एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी और किस तरह से वो इरिगेशन का सिस्टम, वो टैंक्स बने हुए जो आज भी आप देख सकते हैं, और वो वाटर पिलर जो फेमस है आज भी। अगर आप साउथ में जाएं अब छुट्टियों में तो जरूर देखिए, चोल किंगडम के समय का वो वाटर पिलर के नाम से जाना जाता है। आज भी हम देख सकते हैं, उस समय के इरिगेशन सिस्टम को आप देख सकते हैं। इट वॉज मार्वलस, वंडरफुल। और इसीलिए तो उस समय को हम कहते हैं गोल्डन एज। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।